नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का पॉलिटी का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा पॉलिटी के ऊपर दूसरा लेक्चर होने वाला है मेरे भाई। तो कल हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करके पॉलिटी के सारांश को समझ लिए थे। आज हमारी बातें होने वाली है पॉलिटी को थोड़ा सा आगे ले जाने की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने पॉलिटी के अंतर्गत अनुसूचियों को देख लिया है। आज हमारी बातें अनुसूचियों के ऊपर ही दोबारा से होने वाली है। आज हमारी पूरी की पूरी बात होगी 7वीं अनुसूची से संबंधित, क्योंकि 7वीं अनुसूची इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, सभी एग्जाम में 7वीं अनुसूची से भर भर के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो मुझे लगा क्योंकि क्यों नहीं हम 7वीं अनुसूची को बहुत थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करें। तो आज इसी सिलसिले में हम 7वीं अनुसूची को पूरे डिटेल से समझने वाले मेरे भाई। चलिए अपने समय को गवाए बगैर हम लोग अपनी 7वीं अनुसूची को देख लेते हैं। आइए देखते हैं हमारी 7वीं अनुसूची में क्या क्या चीजें हैं और 7वीं अनुसूची हमें क्या क्या चीजें बताने वाली है मेरे भाई। तो जैसा कि आप लोग को मैंने कल समझा दिया था कि जो भारत का मेरा संविधान है उसका जो मूल संविधान था उसके अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 थी, भागों की संख्या 22 थी और अनुच्छेद जो थे वो 395 थे, जो कि वर्तमान समय में ये सभी स्थितियां बदलकर चेंज हो चुकी है। तो अब जो अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में 8 से बदलकर 12 हो चुकी हैं और भाग जो पहले 22 हुआ करता था वर्तमान में 25 हो चुका है और अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़कर 448 हो गया है। ये सब चीजें मैंने कल के क्लास में डिटेल से समझाया था। आज हमारी बातें आगे होने वाली है और कल हम लोग अनुसूचियों को डिटेल से पढ़े थे मेरे भाई। अगर आप मेरे कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उसको आप देख लीजिएगा और मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उसको पहले देख लीजिएगा और तभी आकर इसको देखिएगा ताकि आपको बातें एकदम समझ में आए। ठीक है भाई, ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। तो आज हमारी बातें इसके आगे होने वाली है। तो आज हमारी बातें होने वाली 7वीं अनुसूची से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है मेरे भाई, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को बताता है 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की भी बात करता है कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, और यही 7वीं अनुसूची यह बताता है कि किन किन विषयों पर केंद्र सरकार का कानून लागू होगा और किन किन विषयों पर राज्य सरकार का कानून लागू होगा। ये सभी तमाम चीजें हमारे 7वीं अनुसूची बताती है। उन्हीं सब चीजों को हमको यहाँ पर बारी बारी से देखना है मेरे भाई। तो अब ये बात होती है सर 7वीं अनुसूची है तो ठीक है, लेकिन 7वीं अनुसूची का संबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 7वीं अनुसूची है हमारे संविधान में अनुच्छेद 245 से लेकर के 293 के बीच में, ठीक ना, 245 से 293 तक जो जिक्र किया गया है वो हमारे 7वीं अनुसूची का जिक्र किया गया मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं जो 7वीं अनुसूची है इसका जो संबंध है अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना विस्तार है हमारे 7वीं अनुसूची का, आप देख पा रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को बताता है और ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की भी बात करता है। अब बात ये होती है सर कि जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा तो कितने प्रकार की शक्तियों का विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रकार की शक्तियां हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, हमारे संविधान के अंतर्गत 4 प्रकार की शक्तियां हैं। अगर हम उसको काउंट करें तो पहले नंबर पर हम उसको रखते हैं विधायी शक्ति, दूसरे नंबर पर हम उसको कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्ति रखते हैं और तीसरे नंबर पर अगर हम रखें तो उसको हम लोग वित्तीय शक्ति रख सकते हैं और चौथे की बात करें तो वहां पर आ जाता है न्यायिक शक्ति। तो ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं। अब इन्हीं शक्तियों के विभाजन की बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब इन चारों शक्तियों में से किन शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इन 4 शक्तियों में से केवल 3 शक्तियां, केवल और केवल 3 शक्तियों का ही विभाजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होता है, जिसमें से आपका विधायी शक्ति हो जाता है, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति हो जाता है और वित्तीय शक्ति हो जाता है। ये 3 शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है, जबकि न्यायिक शक्ति का विभाजन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसके बारे में संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हमारे देश के अंदर एकल
न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है। क्या मेरे भाई, एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है, इसलिए न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। यानी कि न्यायिक शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार के पास नहीं होती है। यानी केंद्र सरकार के पास जो न्यायिक शक्ति होता है उसका उसको जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार के पास ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है मेरे भाई, आइए उन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जिसमें से 3 शक्तियों को बांटा जाता है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वित्तीय शक्तियों को बांटा जाता है। लेकिन न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमारे संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है। हमारे संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है मेरे भाई, इसलिए ये जो न्यायिक शक्ति है इसका विभाजन नहीं होता है। न्यायिक शक्ति पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास रखी रहती है। आइए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, इन सबको हम विस्तार देखने वाले। केंद्र राज्य के मध्य संबंध को अगर हम देखें तो इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों को 3 प्रकार से बांटे हैं, इसी प्रकार इनके संबंध को भी 3 प्रकार से बांटकर पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर केंद्र राज्य के मध्य संबंध को 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें से हमारा क्या हो जाता है, आपका वित्तीय संबंध, प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंध और विधायी संबंध। अब विधायी संबंध की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई, विधायी संबंध में 4 प्रकार की बातें की जाती है। यानी कि विधायी संबंध में मैंने 4 पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहली बात मैंने लिखा है कि केंद्र और विधान के सीमांत क्षेत्र। केंद्र और विधान के सीमांत क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका सीमा कहां तक, उसकी दायरा कहां तक है, केंद्र सरकार अपना नियम कानून कहां तक बना सकती है। तो वही ये पहले पॉइंट में कहा गया, केंद्र और विधान के सीमांत क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार और उसके द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून है। मेरे भाई, विधान का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है ना। जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार बनाती है उस नियम कानून को हम लोग विधान कहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया, केंद्र और विधान के सीमांत क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार तथा उसके जो नियम कानून है वो कहां तक लागू किए जा सकते हैं, ये बातें कही गई है विधायी संबंध में। और ये जो विधायी संबंध है वो आता है हमारे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत मेरे भाई। अब दूसरी बात है विधायी विषयों का बंटवारा। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? विधायी विषयों का बंटवारा का मतलब ये हुआ कि किन किन विषयों पर हमारा कानून बनाया जाएगा, ठीक है ना, किन किन विषयों पर कानून बनाया जाएगा। अब इसका भी बंटवारा कर दिया गया है कि किस विषय पर राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी और लागू करेगी और किस विषय पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी और लागू करेगी। तो इस तरीके से विधायी विषयों का बंटवारा भी हमारे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है, जो हमारा विधायी संबंध को बताता है। अब तीसरे नंबर मैंने रखा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि किसी भी राज्य के अंतर्गत उसका जो संसद है वो किस प्रकार का नियम कानून बना सकता है। यानी कहने का मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके नियम कानून कहां तक काम करते हैं वो सभी के सभी हमारे विधायी संबंध के अंतर्गत आता है। और विधायी संबंध हमारा 7वीं अनुसूची में आ जाता है। इस तरीके से जितने भी नियम कानून होंगे वो सभी के सभी 7वीं अनुसूची में चले जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने चौथे पॉइंट में रखा है कि केंद्र विधान पर, राज्य विधान पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। राज्य विधान पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी विषय पर राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है, किसी विषय पर राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाती है, तो उस नियम के ऊपर, उस कानून के ऊपर हमारा केंद्र सरकार किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, ये बातें भी हमारा विधायी संबंध के अंतर्गत आता है। और इस तरीके से राज्य के कानून पर केंद्र सरकार किस प्रकार से नियंत्रण रखेगी, इसका संबंध हमारी 7वीं अनुसूची से हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो ये हम लोग देख पाए केवल और केवल अभी विधायी संबंध को। अब विधायी संबंध का जो जिक्र किया जाए मेरे भाई, हमारे संविधान के
भाग 11 में, हमारे संविधान के भाग 11 के अंतर्गत विधायी संबंध को रखा गया है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि विधायी संबंध हमारे संविधान के भाग 11 में रखा गया है, जो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में आता है। आर्टिकल 245 से 255 के बीच में हमारा विधायी संबंध रखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अगर विधायी संबंध की बात करें तो विधायी संबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो 11वें भाग से संबंधित है। और किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है मेरे भाई? तो 245 से लेकर 255 के बीच में आता है हमारा विधायी संबंध। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसका जो रेंज है वो 245 से लेकर 293 तक है। ठीक है मेरे भाई, जो हमारा 7वीं अनुसूची है उसका जो रेंज है अनुच्छेद 245 से 293 के बीच में है। तो आप देख रहे हैं जो हमारी विधायी शक्तियां हैं, विधायी संबंध है, वो अनुच्छेद 245 से 255 तक होती है। 245 से 255 तक हमारा विधायी संबंध होता है, जो कि भाग 11 में पड़ता है। इस तरीके से आप देख पाए कि हमारी विधायी शक्तियों में क्या क्या आता है, और ये विधायी शक्तियां पूरी तरीके से हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अपने वित्तीय संबंध पर, यानी कि वित्तीय शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया जाता है। तो वित्तीय संबंध की बात करें मेरे भाई, तो आपने देखा कि जो विधायी संबंध है वो भाग 11 में है, जिसका संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 में होता है। और वित्तीय संबंध की बात करें तो इसका संबंध हमारे संविधान के भाग 12 से होता है। यानी कि भाग 11 में हमारा क्या होता है? विधायी संबंध होता है, और भाग 12 में हमारा वित्तीय संबंध होता है। ठीक है मेरे भाई, तो वित्तीय संबंध जो है वो हमारे संविधान के भाग 12 में है, और जिसका अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये जो वित्तीय संबंध है अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में आता है। 268 से 293 के बीच में हमारे वित्तीय संबंध को रखा गया है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाग 12 में हमारा वित्तीय संबंध है, जबकि भाग 11 हमारा विधायी संबंध है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है, जबकि वित्तीय संबंध हमारा जो है 268 से लेकर 293 के बीच में रखा गया मेरे भाई। अब इसी भाग 12 में हमारा आता है वित्त आयोग। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है मेरे भाई। आप तो पढ़ रहे हैं अनुसूची, लेकिन वो अनुसूची किस तरीके से डायनामिक रूप ले रही है आप देख पा रहे हैं। अब आप समझिए कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई जब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके सामने सब कुछ अपने आप क्लियर क्रिस्टल हो जाता है कि कौन सेक्शन कहाँ है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद के किस भाग में है, और किस भाग में है तो किस अनुसूची में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम एक विषय को पहले अनुसूची में देख रहे हैं, अब उस अनुसूची को जब भाग में बांटा गया उस भाग में देख रहे हैं, और उस भाग को अनुच्छेद में बांटा गया तो उस अनुच्छेद को भी देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई तो गारंटी मानिए कि आपसे कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है भाई, आइए चलिए हम बात करते हैं अपने वित्तीय संबंध पर। ठीक है, तो वित्तीय संबंध जो है वो हमारे चलिए आइए बात करते हैं। हमारा जो वित्तीय संबंध है वो हमारे संविधान के भाग 12 से संबंधित है। ठीक है ना, जिसका अनुच्छेद 268 से 293 तक संबंध रखता है। ठीक है ना, अब इसी भाग 12 हमारा वित्त आयोग आता है। जब अगर आपसे कोई बात करे कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुसूची से होगा तो आपके तो हवाई उड़ जाएंगे। आपको तो पता नहीं, अरे बाप रे ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी तक तो हम तो पढ़े थे कि जो वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो आप याद करके गए थे। लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि भैया किस अनुसूची से संबंध, तो आप तो बता ही नहीं पाओगे। तो भाई जब इस तरीके से पढ़ोगे तब तो आप बता पाओगे। तो आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे अनुसूची 7, अब उस अनुसूची 7 में हम आए वित्तीय संबंध में, और वित्तीय संबंध में है हमारा वित्त आयोग, जिसका संबंध भाग 12 से है, और भाग 12 का संबंध आपका 7वीं अनुसूची से है मेरे भाई। इसका मतलब अगर आपसे अनुसूची की बात करेगा तो वित्त आयोग का संबंध 7वीं अनुसूची से है। अगर आपसे भाग पूछेगा तो वित्त आयोग का संबंध भाग 12 से है। अगर आर्टिकल पूछेगा मेरे भाई तो इसका संबंध 280 से होता है। अगर वित्त आयोग का बात करें तो यह बताइए कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो मेरे भाई वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से होता है। अगर भाग की बात करें तो भाग 12 से संबंधित है। अगर अनुसूची की बात करें मेरे भाई तो ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक क्वेश्चन को कितने डायनेमिक रूपों से पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस 12वें भाग के अंतर्गत
यानी कि भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के बीच में हमारे जीएसटी को भी रखा गया है। आप देख रहे हैं हमारी जीएसटी भी वित्तीय संबंध में आती है और भाग 12 के अंतर्गत आती है। अब एक बात क्लियर हो जाता है मेरे भाई कि जीएसटी का संबंध भी 7वीं अनुसूची से हो गया। जीएसटी किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। किस भाग में रखा गया है? 12वें भाग में रखा गया मेरे भाई। आई बात समझ में? तो अब देख रहे हैं कि जीएसटी है वो भी हमारा कहां आ गया? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। हम तो जीएसटी के ऊपर बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो जीएसटी है ये 101वें संविधान संशोधन, कौन सा? जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 101वां संविधान संशोधन है और अधिनियम 2016 के अंतर्गत जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, इसी को जीएसटी कहते हैं मेरे भाई। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत इसको संविधान में जोड़ दिया गया है। यानी कि अब जीएसटी भी हमारे संविधान का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। ठीक है, तो वही चीजें है यहाँ पर। जो जीएसटी है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा हमारे संविधान में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी का जो संबंध है अनुच्छेद 269A में होता है। अनुच्छेद 269A से संबंधित हमारा जीएसटी। अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है मेरे भाई, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे आप? अनुच्छेद 269A। अगर आपसे कोई बात कहे कि बताइए कि ये जो जीएसटी है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो क्या बताओगे आप? 12वें भाग से। अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, तो क्या बताओगे आप? 7वीं अनुसूची। इस प्रकार से आप तैयारी करिए मेरे भाई। क्वेश्चन कोई कितना भी घुमा दे लेकिन आप उसको घुमा देंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो मेरे भाई जो जीएसटी होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है मेरे भाई? उसके अंदर आपका क्या आएगा? टैक्स आएगा, कर आएगा, उपकर आएगा और अधिभार आएगा। ये तीनों मिलाकर जीएसटी बनती है। कर, उपकर और अधिभार, ये तीनों मिलाकर आपका क्या बनता है? जीएसटी बन जाता है मेरे भाई। मेरे भाई आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, आप ये मत समझिएगा कि हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें, आ गया तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। क्योंकि जब हम लोग डायनामिक तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे एक चीज को हर तरीके से जोड़ के पढ़ना पड़ता है कि भाई हमारा जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है तो वो कहाँ काम आ रहा है। तो आइए देख लीजिए कहाँ काम आ रहा है। जीएसटी का है, जीएसटी का संबंध तो हमारे इकोनॉमिक्स से होता है ना, लेकिन उसको अब हमारे संविधान में रख दिया गया है तो उसको भी तो जोड़ के पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब ये जीएसटी होता है मेरे भाई, ये जीएसटी होता है वो आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। यानी कि जीएसटी के अंतर्गत जितने भी आयकर होते हैं उससे जितने भी इनकम आते हैं वो सभी के सभी केंद्र सरकार रखती है, राज्य सरकार नहीं रखती। जीएसटी से जितने भी टैक्सेस सरकार को मिलता है उस सभी के सभी जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के पास जाती है, राज्य सरकार के पास नहीं जाती। इसका मतलब जीएसटी का जो उगाही है उसके द्वारा आने वाले जितने भी इनकम है वो सभी के सभी कौन इकट्ठा रखता है? केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। ठीक है मेरे भाई, तो वैसे जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि आयकर की उगाही यानी कि जीएसटी के द्वारा आयकर की उगाही और उसका एकत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन जितने भी प्राप्तियां होती है जीएसटी से, जीएसटी जितने भी चीजें प्राप्त होता है, जितने भी इनकम आते जीएसटी से, उसका बंटवारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में होता है। ठीक है मेरे, जीएसटी को एकत्रित करने का काम तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन उससे प्राप्त जो भी प्राप्तियां हैं उसका विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है। ठीक है मेरे, ये रही थोड़ी सी जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं अपने वित्त आयोग का, जिसका संबंध भाग 12 से अनुच्छेद 280 से होता है। अब ये जो वित्त आयोग है इसका भी हर 5वें साल नियुक्ति किया जाता है। वित्त आयोग का हर 5वें साल नियुक्ति किया जाता है। वित्त आयोग का नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि वित्त आयोग का जो गठन है हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5वें साल में यानी कि हर 5 साल में क्या होता है, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मेरे भाई आपको में भी ये बातें समझ में आ गई होगी कि विधायी संबंध में क्या क्या है और वित्तीय संबंध में क्या क्या है। आप इस तरीके से डायनामिक अप्रोच अपनाएंगे मेरे भाई
तो गारंटी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना मैं श्योर जरूर हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है पॉलिटी के अंतर्गत। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, देखते हैं उसमें क्या है। तो हम लोग यहाँ पर विधायी संबंध देख लिए और वित्तीय संबंध देख लिए, अब बच जाता है हमारा प्रशासनिक संबंध मेरे भाई, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात यहाँ कर लेते हैं केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, यानी केंद्र और जो राज्य है, केंद्र और राज्य उनका क्षेत्र कहां कहां है, यानी कितने दायरे में केंद्र सरकार काम करेगी और कितने दायरे में हमारी राज्य सरकार काम करेगी, इससे भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रशासनिक संबंध पर, ठीक है मेरे भाई। तो आइए देखते हैं। तो मेरे भाई हम बात करते हैं पहले केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो अपने संसद में बनाती है, जितने भी कानून बनते हैं वो सभी संसद से पास किए जाते हैं। तो यही बातें मैंने इस पहले वाले पॉइंट में लिख रखा है कि संसद जो है वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। संसद में जो भी कानून बनते हैं वो पूरे भारत के लिए बनाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चाहे वो राज्य का क्षेत्र हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो कहीं हो, यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून वो पूरे के पूरे भारत में लागू होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद का जो कानून है वो भारतीय नागरिक, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, ठीक है मेरे भाई। अगर वो भारतीय नागरिक है, चाहे वो भारत में रह रहा है चाहे वो भारत से बाहर रह रहा है, उसके सभी संपत्तियों पर लागू होता है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो भारतीय नागरिक, चाहे वो भारत में रह रहा हो चाहे कहीं विदेश में रह रहा हो या विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, उसके सभी के सभी संपत्तियों पर लागू होता है। जितने भी उसके पास चल अचल संपत्तियां हैं उन सब पर भारतीय कानून लागू होता है जो संसद के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये मैंने दूसरे पॉइंट में आपको बता रखा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में हमारी बात हो जाती है अब राज्य सरकार के ऊपर। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं जिस तरीके से केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति का स्थान होता है, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत हमारे राज्यपाल का स्थान होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो वही कहानी यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर राज्यपाल, ठीक ना, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे, यानी कि अगर संसद कोई नियम बना दिया है किसी राज्य के लिए, अगर संसद कोई नियम बना दिया है, यानी केंद्र सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है किसी राज्य के लिए, किसी विशेष राज्य के लिए, तो उस राज्य का राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो अपने राज्य में संसद के कानून को लागू नहीं कर सकता है, लागू नहीं कर सकता है। अगर केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करती है, केंद्र सरकार थोड़ा शक्ति अपनाती है, तो राज्यपाल क्या करता है, वो कानून जो उसके अनुकूल नहीं है उसमें वो थोड़ा सा परिवर्तन कर फिर लागू कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है कि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ संशोधन करके लागू करे। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है। राज्यपाल केंद्र सरकार के कानून को रोक सकती है, मतलब लागू अपने क्षेत्र में लागू नहीं होने दे सकती है। अगर लागू करना है तो अपने अनुसार उसमें थोड़ा परिवर्तन करके ही लागू करेगी, अगर केंद्र सरकार शक्ति अपनाएगी तब। नहीं तो अगर केंद्र सरकार नॉर्मली रहेगी तो चाहेगा तो उसको लागू नहीं भी कर सकता है। इतनी शक्ति होती है राज्यपाल के पास। और ये सब चीजें केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार के अंतर्गत आता है, यानी केंद्र और राज्य का विस्तार कहां कहां है, कहां कहां शक्ति उसका फैला हुआ है, और इन सबका संबंध 7वीं अनुसूची से मिला है। आज हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सभी के सभी 7वीं अनुसूची से संबंधित है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि राज्यपाल के पास जो शक्ति के बारे में बात हो रहा है, राज्यपाल के पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि वो अपने सूचीबद्ध किसी राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम को लागू न कर सके। इसका भी संबंध हमारे 7वीं अनुसूची से हो जाता है। आइए हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं राज्य के अंतर्गत। तो राज्य के अंतर्गत जो हमारा कानून बनता है वो राज्य विधान मंडल बनाता है मेरे भाई। तो वही बात यहाँ है कि राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो राज्य का विधान मंडल कानून बनाता है उसको केवल उसी राज्य में लागू
उसको केवल उसी राज्य में लागू किया जा सकता है, उस राज्य से बाहर लागू नहीं किया जा सकता है। उस राज्य से बाहर तभी लागू किया जाता है मेरे भाई जब कोई दूसरा राज्य उनसे सिफारिश करे कि हमारे राज्य में भी अपने यहाँ का बना कानून आप लागू कीजिए। उस राज्य का अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल अगर इस बात से सिफारिश देता है कि आप अपने राज्य का कानून हमारे राज्य में भी लागू कीजिए, तभी लागू होता है। अन्यथा किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंतर्गत अगर कोई नियम कानून बना है तो वो कानून केवल उसी राज्य के सीमाओं के अंदर ही लागू होता है, उस राज्य के सीमा से बाहर उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। वही बातें मैंने इस पॉइंट में समझाने की कोशिश किया है कि राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई अन्य राज्य स्वयं न कहे कि भैया आओ आप हमारे राज्य में अपना नियम लागू करो। जब तक दूसरा राज्य आपसे नहीं करता है तब तक आप अपने राज्य का कानून उस राज्य में जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं। यह है हमारे राज्य का विस्तार क्षेत्र। अब अगले पॉइंट में मैंने आपको बता रखा है कि जो राज्य विधानमंडल है वो पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। ठीक है भाई, ये जो मेरा राज्य विधानमंडल है वो अपने राज्य, ठीक है ना, अपने पूरे राज्य या राज्य किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत ही कानून बना सकता है। ये राज्य विधानमंडल की शक्ति है कि अगर वो कोई कानून बनाता है तो उस कानून को केवल उसी के राज्य में, उसके पूरे राज्य में या फिर उस राज्य किसी एक हिस्से में ही लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है और इन सभी पॉइंट का जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची से हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि क्या है आगे आपके लिए। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले विधायी विषयों का विभाजन, ये सब चीजें हमारी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, ये किसमें था? ये हमारा विधायी शक्तियों के बीच जो संबंध था, यानी कि विधायी संबंध के अंतर्गत ये मेरा पहला पॉइंट था। विधायी संबंध में ये मेरा क्या था? पहला पॉइंट था। और ये जो आप देख रहे हैं कि विधायी विषयों का जो विभाजन है ये दूसरे पॉइंट पर मैंने रखा था और इन सबका संबंध हमारे 7वीं अनुसूची से है और भाग 11 से है। ये बात समझिएगा, ये सबका संबंध किससे? भाग 11 से है। ये सभी विधायी संबंध के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आइए हम लोग विधायी विषयों का विभाजन की बात कर लेते हैं। यानी कि मैंने आपको बता रखा है कि विधायी विषयों का विभाजन का मतलब कि भैया किन किन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी और किन किन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, इसी के बारे में हमारी चर्चा होगी। ठीक है मेरे भाई, तो विधायी विषय को 3 भागों में बांट कर रखा गया है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब संघ सूची में वो सभी विषय रखे जाते हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है और लागू करती है। ठीक है मेरे भाई, संघ सूची में उन सभी तमाम विषयों को रखा जाता है जिसके ऊपर केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है और लागू करती है। और बात होती है सर संघ सूची में कितने विषय हैं? तो मेरे भाई जब मेरा मूल संविधान बना था तो उस समय आपका 97 सब्जेक्ट थे, विषय थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 100 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है भाई, यानी कि मूल संविधान में 97 यानी 97 विषय थे, जबकि वर्तमान समय में हमारे जो संघ सूची में विषयों की संख्या है वो बढ़कर 100 हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अब बात होती है संघ सूची में कौन कौन विषय रखे गए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में कौन विषय है, राज्य सूची में कौन कौन विषय है और समवर्ती सूची में कौन कौन विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अधिक क्वेश्चन तो यहीं से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे संघ सूची में क्या क्या आता है मेरे भाई। रक्षा आती है, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा और आणविक ऊर्जा, इसको मतलब बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, वो सभी के सभी हमारे संघ सूची में आएंगे। और इसके साथ साथ बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार, वाणिज्य, जनगणना और लेखा परीक्षा। वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा, ये सभी के सभी हमारे संघ सूची के पार्ट हैं। ये सभी जो मैंने आपको लिख रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लिख रखा है, क्योंकि हमने 100 विषय को तो नहीं लिखा है,
जो जो इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को केवल लिख रखा है यहाँ पर, जिसमें से रक्षा है, बैंकिंग है, विदेश मामले, मुद्रा और आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र और राज्य व्यापार, वाणिज्य, जनगणना और लेखा परीक्षा। अब हम आते हैं अपने राज्य सूची पर। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय इसमें 66 विषय थे, लेकिन अब उसमें केवल 61 विषय रखे गए हैं। उसमें केवल 61 विषय रखे गए हैं। अब वो 61 विषय कौन कौन है इसको देख लीजिए। सबसे पहले होता है सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि पब्लिक के अंतर्गत जो व्यवस्था की जाएगी उसको बोलते हैं हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि पब्लिक अरेंजमेंट। और दूसरा है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, कृषि। आप देखिए जो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि पुलिस, ठीक है ना, कृषि पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे कहाँ है, राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार। और यहाँ पर मत्स्य पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मत्स्य पालन और बाजार। ये सभी के सभी आप जो देख रहे हैं ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है भाई। राज्य सूची में कौन कौन, एक बार फिर से देख लीजिए। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन और बाजार। ये सभी के सभी क्या है, राज्य सूची के विषय हैं। और हम बात करते हैं अपने समवर्ती सूची पर। तो समवर्ती सूची की बात करें तो मूल संविधान में इसमें 47 विषय रखे गए थे, जबकि अब वर्तमान समय में इसकी स्थिति बढ़कर 52 हो चुकी है। यानी कि वर्तमान समय में हमारे समवर्ती सूची में 52 विषय को रखा गया है। अब वो 52 विषय कौन कौन है आइए उसको देखते हैं। और ये समवर्ती सूची भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। अब समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए उसमें से मुख्यतः कौन कौन है, आपराधिक कानून प्रक्रिया, आपराधिक कानून प्रक्रिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो समवर्ती सूची है इस सूची में वो सभी विषय रखे गए हैं मेरे भाई जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बनाती है। समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बनाते हैं मेरे भाई। अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे और राज्य सरकार भी कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, ठीक है मेरे भाई। जबकि राज्य सूची पर केवल और केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया वो कौन कौन से विषय हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार जिसके ऊपर राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। हम बात कर रहे हैं अब समवर्ती सूची की जिसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एक ही विषय पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना दे तो राज्य सरकार का जो कानून है वो वैलिड नहीं होता है, जबकि केंद्र सरकार का कानून वैलिड हो जाता है, मान्य हो जाता है। अब बात होता है सर हमारा जो समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन मुख्य विषय हैं, तो मेरे भाई उसमें मुख्यतः हमारे जो विषय रखे गए हैं उसमें है आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, और इसी में आपका 3 तलाक भी आता है। अब देख रहे हैं 3 तलाक का संबंध हमारे समवर्ती सूची से है, विवाह का संबंध भी हमारे समवर्ती सूची से है। और आगे चले तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का संबंध हमारे समवर्ती सूची से है, जबकि जनगणना का संबंध हमारे केंद्र सूची से है, ठीक है मेरे भाई, संघ सूची से है। क्लियर। आगे चलते तो बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवाएं, अखबार और प्रिंटिंग प्रेस, ये सभी रखे गए, ठीक है मेरे भाई। इस सभी को हमारे समवर्ती सूची में रखे गए। और ये जो समवर्ती सूची है मेरे भाई, ये जो समवर्ती सूची है ये हमारे मूल संविधान के अंतर्गत ये सभी हमारे मुख्य बिंदु रखे गए थे जिसको मैंने इंपॉर्टेंट रूप में रखा है यहाँ पर। अब बात होती है सर केवल इतना ही विषय हमारे समवर्ती सूची में, तो मेरे भाई इतना ही विषय नहीं है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट विषयों को इसके अंदर बाद में जोड़ा गया है, ठीक है ना। जब हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। वो हमारे 5 इंपॉर्टेंट विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है। उसमें से शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है 1,
समवर्ती सूची का विषय है। नाप तोल समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण भी हमारा समवर्ती सूची से संबंधित है। और उसके बाद न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन ये भी किससे संबंधित है, हमारे समवर्ती सूची से संबंधित है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन विषय हैं। और ये जो 5 विषय आपको मैंने बताया, शिक्षा, वन, नाप तोल, वन्य जीव संरक्षण और न्यायिक प्रशासन, ये 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई। तो अब इसी समवर्ती सूची के अंतर्गत जीएसटी को भी रखा गया है। अगर आपसे बात करें भैया जीएसटी किस सूची के अंतर्गत आती है, तो समवर्ती सूची बताइएगा। किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो आप 7वीं अनुसूची बताइएगा। और किस भाग के अंतर्गत आती है, तो आप भाग 12 बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, आप भाग 12 बताइएगा। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का संबंध संविधान के किस आर्टिकल से है, तो 269A से है मेरे भाई। इस तरीके से आप पढ़िए इसको। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही है कि ये जो विधायी विषयों का विभाजन वो किस प्रकार से किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो मेरे भाई अब हम आगे बात करते हैं अपने प्रशासनिक संबंध के ऊपर। ठीक है ना, ये मेरा तीसरा संबंध है। ठीक है ना, 2 संबंध तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, पहला हम लोग विधायी संबंध पढ़े, दूसरा हम लोग वित्तीय संबंध पढ़े और तीसरा ये मेरा प्रशासनिक संबंध है। यानी कि कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किसी के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। यानी कि कार्यपालिका की शक्ति किस प्रकार से बटी हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो भाई ये जो प्रशासनिक संबंध है, इसका संबंध भी हमारे 7वीं अनुसूची से हो जाता है। और रही बात इसका संबंध हमारे भाग 12 से भी है। प्रशासनिक संबंध जो हमारी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं या संबंध है, वो किससे जुड़ी हुई है, उनका संबंध हमारे संविधान के भाग 12 से है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 में रहेगा। यानी कि प्रशासनिक संबंध जो है वो अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में बताया गया है। और ये जो है ये भाग 12 में है। और इसका संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची से हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से डायनेमिक अप्रोच आप अपनाइए। अगर प्रशासनिक संबंध है, उसकी अनुसूची क्या है, उसका भाग क्या है और उसका अनुच्छेद क्या है, इस तरीके से आप पढ़िए। अब इसी प्रशासनिक संबंध में हम लोग कार्यकारी शक्तियों का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम बात करते हैं पहले बंटवारे की। इसमें बात करते हैं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां पे है। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा कि जो केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है, वो पूरे भारत में लागू होती है मेरे भाई। ठीक है ना, पूरे भारत में लागू होती है। और यही कार्यपालिका जो है वो संघ सूची के विषय पर अपना क्या करती है, कानून बनाती है। ये जो कार्यपालिका है यही संघ सूची के विषय पर अपना कानून बनाती है। अब बात होता है सर दूसरा बंटवारा क्या है, तो हम बात करते हैं कभी भी कहीं पर भी किसी 2 राज्यों या किसी अन्य देश के मध्य संधि होता है। ठीक है ना, ठीक है, किसी संधि या समझौते के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। आप कभी देखते होंगे कि 2 राज्यों के बीच में कभी भी झगड़ा होता रहता है, तो उनके बीच संधि भी होती है, समझौता भी होता है। तो संधि और समझौते के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो वहां पर नियम कानून वो दोनों राज्य नहीं बनाएंगे। वहां पर जो कानून बनाया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। वही बात यहाँ कही गई है कि किसी संधि या समझौते के तहत जो अधिकार है, ठीक है ना, और प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का जो कार्य होता है वो इसके अंदर करता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि किसी संधि समझौते के तहत जितने भी अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त है। केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त है। जैसा कि आपने देखा कि केंद्र सरकार केंद्र में तो अपना कानून बनाता ही बनाता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत भी वो कानून बना सकता है किसी राज्य में। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके पास असीमित शक्ति है। ठीक है ना, उसके पास क्या है, असीमित शक्ति है कार्यकारी के रूप में। अब बात करते हैं राज्य की। तो राज्य की जो कार्यपालिका है शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य की सीमाओं तक ही रहता है, राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाता है। यानी कि राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्य के अंदर रहती है, राज्य से बाहर नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर
हम बात करें किसी पर्टिकुलर प्रदेश की, किसी पर्टिकुलर राज्य की, तो उस राज्य का प्रधान, उस राज्य का जो हमारा मुख्यमंत्री होता है वो केवल उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है, दूसरे राज्य के लिए नहीं हो सकता। तो वही बातें यहाँ बताया जा रहा है कि राज्य का जो कार्यपालक शक्ति है वो राज्य की सीमाओं तक ही विस्तृत रहता है, उसके बाहर नहीं होता है। और राज्य का जो कार्यपालक होता है वो राज्य की सूची के ऊपर, यानी कि राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बना सकता है, ठीक है ना। राज्यपालक जो होता है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं समवर्ती सूची के विषय पर। तो मेरे भाई समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा, ठीक है मेरे भाई। और कार्यकारी शक्ति राज्यों में निहित होती है। कानून तो आपका केंद्र सरकार बना सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का काम राज्य ही करता है। यही बात इस पॉइंट में बताया गया है कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कार्यकारी शक्ति जो है वो राज्यों के पास होती है, जब तक कि संसद निर्देशित ना कर दे। जब तक कि संसद ये नहीं करता है तब तक पूरी की पूरी शक्ति हमारे राज्य सरकार के पास होती है, भले वो कानून केंद्र सरकार बनाया, ठीक है भाई। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि प्रशासनिक संबंध में क्या क्या चीजें हैं। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा आगे। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 17वीं अनुसूची को पूरी तरीके से डिटेल्स में पढ़ पा रहे हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन। 7वीं अनुसूची से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके सामने रख रखा है। जितने भी पिछले साल एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी में पूछा गया हो, चाहे वो रेलवे में पूछा गया हो, चाहे वो एसएससी में पूछा गया, मैंने सभी क्वेश्चन को एकदम सेलेक्ट करके आपके लिए लिख रहा है। जितने भी समवर्ती सूची या सम सूची, राज्य सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची से संबंधित जितने भी तमाम क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने जितने भी संभव हो सके मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ रख रखे हैं। तो आइए उन्हीं को बारी बारी से देखते हैं मेरे भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन इस सूची से और इस अनुसूची से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है मेरे भाई? ऑप्शन में मैंने दे रखा है अधिनियम और विनियमन से, शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के संघ से या राजभाषा से। तो मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है जो 7वीं अनुसूची है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध तथा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? सम सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या उपयुक्त सभी से? तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम लोग विधायी विषयों को बांटते हैं अपने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो वहां पर आपको सम सूची भी देखने को मिला है, राज्य सूची भी देखने को मिला है और समवर्ती सूची भी देखने को मिला है। तो इस प्रकार से तीनों की तीनों सूचियां हमारे 7वीं अनुसूची से संबंधित हो जाती है मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मेरे भाई? उसमें बोला गया 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां और 46वां। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि समवर्ती सूची में कुछ विषय को 42वें संविधान संशोधन में के तहत जोड़ा गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। आते अपने 4th क्वेश्चन पर। लिखा है कि समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? समवर्ती सूची में, ठीक है ना, समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है मेरे भाई? ठीक है ना। तो अधिनियम 1951, 1976, 1978, नन ऑफ दीज। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय 5 विषय को आपके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। उन्हीं 5 विषयों के ऊपर आपकी बातें हो रही है कि समवर्ती सूची
एक्चुअली उस 5 विषय के ऊपर बात कर रहा है जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है बाद में, उसके ऊपर बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। आते मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि शिक्षा भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? शिक्षा भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया है, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का पार्ट है। शिक्षा समवर्ती सूची का पार्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पुलिस प्रशासन है वो भारतीय संविधान के किस सूची में है? अनुसूची नहीं, किस सूची में है मेरे भाई? तो जो पुलिस प्रशासन है वो कहाँ आता है मेरे भाई? पुलिस प्रशासन आपका राज्य सूची में आता है। पुलिस प्रशासन कहाँ आता है? राज्य सूची में आता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जनगणना को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? जनगणना को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? तो मेरा जो जनगणना है इसका संबंध किससे है? समवर्ती सूची से। जनगणना का संबंध संघ सूची से। जनगणना का संबंध संघ सूची से मेरे भाई, समवर्ती नहीं, संघ सूची, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कह रहा कि वित्त आयोग, ठीक है मेरे भाई, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? किस सूची से नहीं, किस अनुसूची से मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा वित्त आयोग है ये वित्तीय संबंध से संबंधित है, जो भाग 12 में पड़ता है और जिसका संबंध 280 अनुच्छेद से है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जो वित्त आयोग है वो 7वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता है, यानी कि वित्त आयोग का संबंध 7वीं अनुसूची से है और भाग 12 से है, आर्टिकल 280 से है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का संबंध किस अनुसूची से? सूची नहीं बोल रहा, किस अनुसूची से मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जीएसटी भी आ जाता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा जीएसटी भी आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि जो जीएसटी है यानी वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? अभी आप ऊपर देखे थे किस अनुसूची में, तो आंसर मिला था 7वीं अनुसूची में। अब क्वेश्चन है किस सूची में रखा गया मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो जीएसटी है उसको समवर्ती, ठीक है ना, समवर्ती सूची में रखा गया है, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है संविधान संशोधन 101वें अधिनियम 2016 के अंतर्गत, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया? तो मैंने अभी आपको बताया है 101वां संविधान संशोधन। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। अब बात करता है अगला क्वेश्चन कि जीएसटी को भारतीय संविधान में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया मेरे भाई? तो वो अधिनियम 2016 था। 101वां संविधान संशोधन था, लेकिन अधिनियम 2016 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है जीएसटी को भारतीय संविधान में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुसूची से है? तो मेरे भाई मैं इसको पढ़ा रखा हूं, जो पर्यावरण है वो आपका किस अनुसूची से संबंधित है? उसका संबंध है आपका 7वीं अनुसूची से, ठीक है मेरे भाई, उसका संबंध 7वीं अनुसूची से है। अब आता है कि पर्यावरण का जो संबंध है भारतीय संविधान के किस सूची से है? भारतीय संविधान के किस सूची से है? तो मेरे भाई इसका जो पर्यावरण का संबंध है वो समवर्ती सूची से है, यानी कि पर्यावरण के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा जो 7वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? संघ सूची से है, राज्य सूची से है, समवर्ती सूची से या सभी से? तो मेरे भाई आपने देखा कि इस 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां आ जाती है मेरे भाई। इस तरीके से आपने देख रखा है
कि हम लोग किस प्रकार से अपने संविधान को पढ़ रहे हैं एकदम डायनेमिक तरीके से। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं मेरे भाई, तो उम्मीद कीजिएगा कि आप इस पॉलिटिकल सेगमेंट से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, वो सभी आपको पता चल जाएंगे कहां से क्या है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा मेरे भाई। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको अपने सभी के सभी मित्रों में शेयर भी कीजिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं मेरे भाई, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।